पहली बात मुझे लगता है कि जब हम स्कूल से अचानक से इस प्रिपरेशन में आते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा ये आई डोंट नो उनके माइंडसेट ऐसा होता है कि हाँ जैसे एग्ज़ाम्स में होता है कि मार्क्स लाए और ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि कंसिस्टेंटली 2 साल प्रिपेयर करके वो पूरा सिलेबस आता है। मुझे ऐसा लगता था आईआईटी में कि जाके कि वहाँ पे सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते होंगे, दे वोंट बी इंटरेस्टेड इन कल्चरल एक्टिविटीज़ एज सच या फिर स्पोर्ट्स हो गया। बट द थिंग इज़ इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो पहले तो एनसीईआरटी को ही 3-4 बार पढ़ना चाहिए और उसके बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेंस अगर क्लियर करना है तो वो तो एनसीईआरटी एज अ बेस पे भी क्लियर हो सकता है इनऑर्गेनिक का। मैंने अपने पूरे कमरे को ऐसे नोट से कवर कर दिया था। पूरे कमरे में दीवारों पे पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें वो सारे फैक्ट्स थे जो मैं भूल जाती थी। तो स्कूल में मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है। एंड स्कूल इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि हमें हर दिन वही शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, रात में टाइम से सोना पड़ता है। पर जैसे आईआईटी चले जाते हैं या कोई भी अपनी कॉलेज लाइफ हम शुरू करते हैं तो वहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं होती। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार, योर होस्ट इन वीएमसी अनस्क्रिप्टेड। और आज हमारे साथ हैं ऊर्जा अग्रवाल, जो आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल से हैं। सो वेलकम ऊर्जा टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी है। ऊर्जा ने इसी साल मतलब जेई 2023 एडवांस और मेंस को क्लियर करके आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया है और वीएमसी के एक्स स्टूडेंट है। तो बिफोर वी मूव इनटू द डीप क्वेश्चंस एंड स्ट्रेटजीज एंड अदर थिंग्स, तो आपको आईआईटी जाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और कब से आपने इसके बारे में सोचना शुरू किया? लाइक बचपन से ऐसा लगता था कि कुछ करना है और कुछ आगे बढ़ना है। एंड 9th क्लास में मेरे को मेरे क्लासमेट्स ने बोला कि वो सब आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड मेरे पेरेंट्स भी इंजीनियर हैं, प्लस मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने भी सोचा कि हाँ चलो अब आईआईटी क्रैक करने की कोशिश करते हैं। मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली 9th क्लास से आपने प्रिपेयर करना शुरू किया। सर एक तरह से मैंने 10th से शुरू किया था एंड लाइक सीरियस प्रिपरेशन 11th में शुरू की थी। तो हाँ। बट माइंडसेट जो था या जो इंक्लिनेशन था या जो ड्रीम सेटिंग कहते हैं, गोल सेटिंग कहते हैं, वो 9th में कर ली थी आपने। यस सर। और उसके फिर एक्शन तो सबसे ज़्यादा 11th एंड 12th में ही होता है। बट यस। ऑब्वियसली जो आज की डेट में अगर हम सक्सेस देखते हैं हाँ। तो उन्हीं बच्चों की ज़्यादा है जो 9th से सोचना शुरू करते हैं। यस। तो कैसा लगता है अब आईआईटी के अंदर जाके? पहले तो बाहर थे और बाहर से सोचते थे आईआईटी के बारे में, अब आईआईटी के अंदर चले गए हो, वो भी आईआईटी दिल्ली के अंदर, है ना? तो एक तो शहर में है कॉलेज में, सबसे अच्छी चीज़ ये है। तो कैसा फील होता है आपको आईआईटी के अंदर, आप दिल्ली के अंदर जाके? सर जब भी दिल्ली में जाती थी और ऐसे ऊपर होर्डिंग्स पे ऐसे आईआईटी देखती थी या फिर मेट्रो में ट्रैवल करते हुए आईआईटी स्टेशन देखती थी, तो हमेशा से ऐसा होता था कि हाँ मुझे भी एक दिन वहाँ पे जाना है, मुझे भी उस कॉलेज में जाना है। अब जब फाइनली अंदर जा चुके हैं तो एक प्राउड फील होता है खुद पे कि हाँ कुछ करा है हमने ज़िंदगी में। एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है वहाँ जाके। कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। हाँ, एक कॉन्फिडेंस एक बढ़ता है। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, प्राउड फीलिंग भी होती है यस। ना? और ये भी होता है कि बाहर थे तो अंदर वाले आईआईटीएन थे, अब जितने साथ में हैं सारे आईआईटीएन सारे आईआईटीएन है। यस सर। राइट, ग्रेट। तो क्या डिफरेंस है? जैसे स्कूल की लाइफ होती है एक, जिसमें 8 बजे 7 बजे जाते हैं, 2 बजे आ जाते हैं, है ना? और एक करिकुलम को पढ़ते हैं। अब जब आईआईटी के अंदर चले जाते हैं तो इन दोनों स्टडीज़ को आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो? आपको या कैसी फीलिंग आ रही है? सर तो स्कूल में मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ता है। एंड स्कूल इज़ वेरी डिफरेंट क्योंकि हमें हर दिन वही शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, रात में टाइम से सोना पड़ता है। पर जैसे आईआईटी चले जाते हैं या कोई भी अपनी कॉलेज लाइफ हम शुरू करते हैं तो वहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं होती। तो लाइक जब मज़े करने का टाइम आता है तो भी बहुत ज़्यादा मज़े होते हैं, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तो काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। और हाँ शेड्यूल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है कॉलेज जाके। तो आईआईटी दिल्ली की अगर हम लोग टिपिकली बात करते हैं तो कैसी लाइफ है आजकल? जैसे पोस्ट कोविड काफ़ी चेंजेस आए हैं कॉलेजेस के अंदर, जैसे हम देख रहे हैं। तो आईआईटी दिल्ली तो खैर हमेशा से वाइब्रेंट था, बट अभी कैसे चल रहा है कॉलेज के अंदर? कैसी फीलिंग है? टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट कैसा है?
सर तो मुझे ऐसा लगता था आईआईटी में कि जाके कि वहाँ पे सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते होंगे, दे वोंट बी इंटरेस्टेड इन कल्चरल एक्टिविटीज़ एज सच या फिर स्पोर्ट्स हो गया। बट द थिंग इज़ इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। वहाँ पे बच्चे सब कुछ करने की कोशिश करते हैं एंड दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स एवरीथिंग। जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हाँ, एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले सब पढ़ाई के मूड में आ जाते हैं, बट जब फेस्ट चल रहे होते हैं तो भी सब पूरा एन्जॉय करते हैं, रात-रात भर सब तैयारियाँ करते हैं एंड सब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो व्हाटएवर इट इज़ दे ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि चाहे टेक फेस्ट हो, चाहे कल्चरल फेस्ट हो, चाहे क्लब की एक्टिविटीज़ हो, मतलब जो भी किया जाता है वो 100% डेडिकेशन से किया जाता यस, है। जैसे जेई की तैयारी के दौरान बच्चे मतलब हम कैसे कह सकते हैं इसको कि जो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट सीखता है जेई प्रेप में, वो उसकी लाइफ में इम्बाइब हो जाती है बेसिकली, है ना? और वो यस जो सर। भी एक्शन करता है ट्रू। वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है कि मतलब चाहे कल्चरल हो, चाहे टेक्निकल हो, मतलब हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। हुँ, तो आप तो हॉस्टल में ही रहते हो, है ना? यस सर। तो कैसा लगता है हॉस्टल का खाना? सर इनिशियली कुछ दिन ऐसा लगा था कि हाँ, अच्छा है, पर फिर एक पॉइंट के बाद तो घर के खाने की याद आ ही याद आ जाती है। जाती है। यस सर। ग्रेट। तो वैसे नॉर्मली बच्चे काफ़ी क्रिप मारते हैं ना जब नए-नए हॉस्टल में जाते हैं कि हर चीज़ अच्छी लग रही है, बट खाने में मज़ा नहीं आ रहा। बट मैंने भी काफ़ी बार आईटी दिल्ली के हॉस्टल की कैंटीन्स में बहुत इनिशियल डेज़ में जब मैं दिल्ली में था तब ट्राई किया था, तो अच्छा इट्स ए डिसेंटली गुड इनफ टू ईट। यस सर। अच्छा, अब जब आप प्रेप कर रहे थे, जब तैयारी कर रहे थे, जैसे आपने कहा 9th से कर रहे थे, सीरियसली 10th में हुए और मतलब सुपर सीरियस 11th-12th में हुए, और उस समय मुझे ध्यान है कोविड का टाइम भी चल रहा था, है ना? हाँ, और उस समय तो पूरी दुनिया मोबाइल डिवाइसेज़ पे, लैपटॉप पे थी, है ना? ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी सबकी। तो आपने कैसे अपने आप को ये डिस्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं, सोशल मीडिया या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स या और भी एनी टाइप ऑफ वीडियो गेम्स व्हाटएवर इज़ देयर, क्योंकि एक्सेस तो सबके पास डिजिटल कंटेंट का था ही उस समय, है ना? और अबंडेंस थी उसकी क्योंकि सभी लोग कंप्यूटर पे ही रहते थे। तो हाउ आपने अपने आप को दूर कैसे रखा इन सारी चीज़ों से? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन बहुत रेबेलियस है। हमें जितना मना किया जाता है या हम अपने ऊपर जितनी पाबंदियाँ लगाते हैं कि ये नहीं करना है, उतना मन करता है कि वो करें। तो आई थिंक कोई भी चीज़ को पूरी तरह से बंद करना ठीक नहीं है, पर हाँ, खुद को लिमिट करना चाहिए। तो और अगर ऐसा है कि हाँ, 15 मिनट कोई चीज़ देखनी है, तो 15 मिनट ही देखनी है, फिर उससे ज़्यादा नहीं कि आप देखते रहो और वो टाइम बढ़ता जाए। तो एक पर्टिकुलर डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम आप खुद को रिफ्रेश करने में लगा सकते हो, क्योंकि पूरे समय तो कोई नहीं पढ़ सकता। प्लस आप बिल्कुल ही वर्ल्ड से ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते डिस्कनेक्ट हो। भी नहीं होना चाहिए भी नहीं, हाँ, क्योंकि क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अक्रॉस ग्लोब हो रहे हैं वो भी पता होना बहुत यस, ज़रूरी है। यस सर। क्योंकि जेईई क्रैक करना ही एक वो नहीं होता है। हाँ, हाँ, बट बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने कहा, जो मुझे लगता है कि काफ़ी केसेस में बच्चे इसको या बड़े भी इसको फॉलो नहीं करते हैं कि टाइम को लिमिट करना चाहिए, हुँ, है ना? क्योंकि ये रिक्रिएशन के लिए है या किसी इन्फॉर्मेशन के लिए है, उसको हम बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर देते हैं और वो टाइम जो है वो 15 मिनट से वो 2 आवर्स और 3 आवर्स पे चला जाता है, हुँ, जो बेसिकली फिर आपको जो आपके पढ़ाई का टाइम है या काम का टाइम है उसको सफ़र करा देता है फाइनली, है ना? यस। तो अ, आप 11th और 12th में थे तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई पढ़ने के लिए, जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए? या तो क्या थोड़ा-सा इस पे लाइट डाल सकते हो सब्जेक्ट वाइज़ थोड़ा-सा कि फिज़िक्स में क्या स्ट्रैटेजी रही, केमिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी रही और मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजी रही? ओके सर। पहली बात मुझे लगता है कि जब हम स्कूल से अचानक से इस प्रिपरेशन में आते हैं, तो बच्चों को थोड़ा-सा ये आई डोंट नो, उनके माइंडसेट ऐसा होता है कि हाँ, जैसे एग्ज़ाम्स में होता है कि मार्क्स लाए और ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंसिस्टेंटली 2 साल प्रिपेयर करके वो पूरा सिलेबस आता है। तो आई थिंक अनलाइक स्कूल जहाँ पे हम लोग चीज़ें रटने की या क्रैम करने की कोशिश करते हैं, जेईई प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंसेप्चुअली क्लियर रहे चीज़ों में। एंड ये हैबिट स्टार्टिंग से होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उस पे कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालते रहना चाहिए जब तक वो नहीं आ रही है। हाँ, एक पॉइंट के बाद जब आप थोड़ा-सा अपनी प्रिपरेशन के इस पॉइंट पे आ जाते हो कि एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो एट दैट पॉइंट आपको अपनी वीकनेसेस पे इतना ध्यान ना दे के स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना चाहिए। बट बिफोर दैट आपको सब चीज़ों पे इक्वली एफर्ट्स मार के, स्पेशली जो चीज़ें वीक है, उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड आई थिंक मैथ्स में तो बेसिक मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि मैं पहले अच्छे से फ़ॉर्मूलाज़
जितने भी दिए हुए हैं उनको लर्न कर लूँ, कॉन्सेप्ट्स लर्न कर लूँ। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज़ हैं जिनको डिराइव कर सकते हैं, थ्योरम्स को प्रूफ कर सकते हैं, उसके प्रूफ बहुत अच्छे से सीखने चाहिए, क्योंकि मेंस का डिफरेंट पैटर्न है, बट एडवांस को क्रैक करना है तो पता होना चाहिए हर चीज़ फ्रॉम द वेरी ग्राउंड लेवल। तो उसमें तो बस अपने फॉर्मूला लिस्ट बनाए एंड रिवाइज करते रहे। एंड ऑफ कोर्स हर तरह के क्वेश्चंस, स्पेशली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आई बिलीव अगर हम फिज़िक्स पे जाए तो फिज़िक्स अगेन कॉन्सेप्ट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। फिज़िक्स की सारी डेरिवेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए एंड फिज़िक्स इमेजिन होनी चाहिए दिमाग में, हमें दिखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। सपोज़ मैकेनिक्स हो गया, तो मैकेनिक्स को इमेजिन करना बहुत एक ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं। तो ये जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पहले अपने दिमाग में मैप बना लेना चाहिए कि हमारे हिसाब से इंट्यूटिवली आंसर क्या होना चाहिए, और फिर उस पे हमें उस फीलिंग पे सॉल्व करना चाहिए। केमिस्ट्री, आई बिलीव केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट नोट्स, स्पेशली जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, अनऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। इनऑर्गेनिक बिकॉज इसमें बहुत चीज़ें याद करने को होती है, तो उसमें तो ऐसे माइंड मैप्स, शॉर्ट नोट्स ये सब बनाने चाहिए। ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करने चाहिए और बिल्कुल रूट लेवल पे चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक्सेप्शंस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सब नहीं। फिजिकल अगेन मैथ्स एंड फिजिक्स की तरह है, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए, फॉर्मूला स्टेप्स पे होने चाहिए, आई थिंक। तो जैसे इनऑर्गेनिक की बात आपने करी, और इनऑर्गेनिक ऐसा कहते हैं, टीचर्स भी, हमारे भी टीचर्स कहते हैं और स्टूडेंट्स भी पास्ट के हैं, कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब उसको कैसे रिटेन कैसे किया जाए? मतलब जैसे 2 साल पढ़ लिया है, मतलब आपने केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, फिर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना, और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारा काफ़ी सारी चीज़ें, पीरियोडिक टेबल। तो रिटेन करने के लिए आपने क्या मास्टर प्लान बनाया था इसको? राइट सर। सर, तो पहले तो एनसीईआरटी को ही 3-4 बार पढ़ना चाहिए और उसके बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेंस अगर क्लियर करना है तो वो तो एनसीईआरटी एज अ बेस पे भी क्लियर हो सकता है इनऑर्गेनिक का। देयर आर हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन शायद ऐसा आता होगा जो थोड़ा सा हाई जो बियॉन्ड है, चला जाता हो। बट मोस्टली चीज़ें सारी एनसीईआरटी की है। मेरे अभी तक जितने पेपर्स आए थे मेंस के, उसमें सब एनसीईआरटी के बेसिस पे हो गया था। तो वो शॉर्ट नोट्स जब बन जाए 3-4 बार रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी को, तो फिर उसको बार-बार अपने दिमाग में घुमाते रहना चाहिए। मैंने अपने पूरे कमरे को ऐसे नोट से कवर कर दिया था, पूरे कमरे में दीवारों पे पोस्टर्स लगे हुए थे जिसमें वो सारे फैक्ट्स थे जो मैं भूल जाती थी, तो वो भी करा जा सकता है। और जैसे वीएमसी के जो टीचर्स थे, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, और जो मॉक टेस्ट और सीबीटी थे, उसको लेके आप कैसे कहना चाहोगी? क्योंकि मुझे लगता है 24 वालों के लिए ये लास्ट का 1 महीना करीब है, और 25 वालों के लिए भी 1 साल से ज़्यादा है। तो अगर वो आपकी एडवाइस सुने तो आई थिंक दे कैन चेंज देयर डेस्टिनी। ओके। सो सर, मुझे टेस्ट का तो ये लगता है लाइक ठीक है, टेस्ट देने चाहिए, पर इतने भी नहीं कि आप हर दिन बहुत सारे टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि टेस्ट में जो आपकी गलतियाँ हो रही है वो आप रिवाइज़ करो। मैं यूजुअली 1 हफ्ते में 3 या 4 टेस्ट देने की कोशिश करती थी एडवांस के समय, एंड उनको रिवाइज़ करती थी उनकी गलतियाँ, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट्स दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, वो चीज़ें अगर आपकी क्लियर नहीं होंगी तो उन टेस्ट को सॉल्व करके सिर्फ एक क्वेश्चन समझने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एनालिसिस जब तक प्रॉपर हाँ, एनालिसिस के बिना आई डोंट थिंक सो उसका कोई पॉइंट होता है। एंड जहाँ तक टीचर्स की बात है, तो आई थिंक अपनी टीचर्स की एडवाइस सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके टीचर्स उन्हें पता चल जाता है आपकी बातें सुन के, आपके डाउट्स देख के कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए तो मेरे तीनों टीचर्स हमेशा से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। एंड मैं जब भी लो फील करती थी जर्नी के समय, तो वो हमेशा होते थे मुझे बोलने के लिए कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, यू कैन डू दिस। एंड उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया कि करते रहना है काम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी भी आईआईटी के अंदर भी मतलब उतनी ही ज़िद से आप एग्ज़ाम देते हो? कि मुझे ध्यान है जब आप जेईई मेन जैन अटेम्प्ट देने जा रहे थे ना, तब आप काफ़ी घबरा से गए थे, हम लोग मिले भी थे, है ना? तो अभी भी उतनी घबराहट होती है या वो फेज़ निकल गया अब? सर, अब घबराहट कम होती है, क्योंकि अब लगता है कि हाँ, हो जाएगा, पढ़ लेंगे ठीक से। क्योंकि एंट्री और हाँ, जेन एकेडमिक्स में डिफरेंस होता है बेसिकली, है ना? यस सर। तो अब जो 24 वालों के लिए बात करते हैं, जो जेईई 24 अभी दे रहे हैं, जैन अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट, है ना? यस सर।
तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, 1 और 2 बोर्ड भी साथ ही आ रहे हैं, है ना? तो इस बार तो सारी डेट्स बहुत पहले अनाउंस हो गई, आपके टाइम पे तो एकदम एकदम रात को 20 तारीख है ना, ध्यान है एकदम से आया था, नोटिस आ गया था और मतलब एवरीबॉडी वाज थिंकिंग एट दैट टाइम कि अप्रैल में होगा हाँ और वो दिसंबर एंड में कह दिया कि नहीं 24 जनवरी से ही होगा। yes, तो अभी तो इस बार तो बड़ा अच्छा सा है कि एनटीए ने काफ़ी पहले से डेट्स दे दी हैं, बोर्ड ने भी डेट्स अपनी अनाउंस कर दी। yes, तो sir. कैसे इस लास्ट 2 महीने 3 महीने जो है इसको कैसे प्लान करें और बोर्ड्स और जेई को साथ में लेके कैसे चलें? ओके तो मैं कोशिश करती थी कि जब भी रिवाइज करूँ तो टॉपिक वाइज शुरू करूँ। आई थिंक एक बार अपनी लिस्ट बना लेनी चाहिए और सेग्रीगेट कर लेने चाहिए टॉपिक्स की, कौन से आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, कौन से आसान लगते हैं, कौन से इंटरमीडिएट है। और ये सब इतना सब कुछ प्लान करने के बाद आपको धीरे धीरे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, बिकॉज आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आप इस बार पेपर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने शॉर्ट नोट सब कुछ बिल्कुल बाहर रख लीजिए और सब रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अदर देन दैट आई थिंक बोर्ड्स में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस आपका कवर हो जाता है पूरा। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपका जेई से ही हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको उसके लिए भी पढ़नी है। एंड जहाँ तक इंग्लिश और आपका फिफ्थ सब्जेक्ट की बात है, आई थिंक वो कवर हो सकता है 1-2 दिन में अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से। तो आई थिंक बोर्ड्स पे इतना इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया है। लास्ट क्या एडवाइस दोगे जेई एडवांस में अच्छे रैंक लाने के लिए और आपके जैसे आईटी दिल्ली या आईटी बॉम्बे पहुंचने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सर आई थिंक बहुत लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ यही होता है कि एक फेज़ आता है जब शायद अचानक से डाउनफॉल शुरू हो जाता है, सब ठीक चल रहा होता है एंड अचानक से चीज़ें गिर जाती है। एंड बहुत लोग के साथ तो कंटिन्यूसली ऐसा चलता है कि हाँ, कभी हाई है कभी लो है। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप लो पे आए ना, तो आपको याद रखना है कि आपको वापस हाई पे जाना है। फॉर दैट अपने एफर्ट्स बढ़ाते रहिए एंड जस्ट डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ कि हम में काबिलियत नहीं है, बिकॉज इन दी एंड काबिलियत से भी बड़ी चीज़ होती है हार्ड वर्क। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अपने एफर्ट्स कम नहीं करने हैं, एफर्ट्स बढ़ाते रहने हैं और ये नहीं सोचना कि नहीं हो सकता, बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वर्क हार्ड इनफ फॉर इट। राइट। और हम लोग भी हमेशा एज ए टीचर या मैं भी एज ए मेंटर यही कहता हूँ कि बहुत बार बिल्कुल आपने जो कहा ना एकदम 100% एक्यूरेट आंसर है ये, और यही लर्निंग भी है। मतलब अगर आप मेरे से भी पूछोगे कि आपने सर 20 साल में क्या देखा, तो यही होता है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो गड़बड़ करते हैं एग्जाम में। वो क्या होता है कि अच्छे मार्क्स होते चले गए तो ऐसा लग रहा है उनको कि नहीं अब तो मैं आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही पहुंच जाऊंगा। खराब हो गया तो इतना इतना लो फील करने लगे कि लगा कि अब मैं ग्रेड बी जनरेशन 2 के कॉलेज में भी नहीं पहुंच पाऊंगा। तो बिल्कुल सही है, वो इंस्टेंटेनियस होता है ना, और वो उस दिन के लिए हो सकता है या उस टेस्ट के लिए हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मौके आपके अच्छे हो जाएं तो आप आईटी में टॉप कर जाओगे, या सारे मौके खराब हो जाएं तो आप नहीं आईटी कर में नहीं सकते। कर सकते हो, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। So thank you, Urja, for your time, and it was great talking to you. And we wish you all the best in your future at IIT and beyond. थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। अभी कुछ IITs का सफ़र पूरा किया है और बहुत सारे IITs का सफ़र और ग्रेड 1 कॉलेजेस का सफ़र अभी बाकी है। See you soon.